आज दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने बिहार अद्यतन यानी वन लाइनर फैक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया था, जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एक विहंगावलोकन यानी एक संक्षिप्त परिचय के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे राज्य आधारित जो समसामयिक घटनाएं हैं उसके बारे में देखेंगे, और अन्य जो समसामयिक घटनाएं हैं राज्य सरकार में जो घटी हैं एक साल के अंदर उसको हम लोग कवर करेंगे। जो हम लोगों ने देखा था उसके बारे में आप देख लीजिए, ये हम लोगों ने पूरा कवर किया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। आप बिहार एक विहंगावलोकन यानी एक संक्षिप्त परिचय के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपने अभी तक बिहार के बारे में जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी आप जान लीजिए हम लोग इसको 5 मिनट में हम लोग कवर करेंगे ताकि आपका टाइम बचे और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम लोग कवर कर लें। और हम आपको बता दें जो आगे के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें केवल हम लोग उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और केवल उन्हीं बातों पर इंफेसिस किया जाएगा जो कि आपके परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। बहरहाल आप जान लीजिए बिहार एक लैंड लॉक्ड राज्य है। इसका नाम बिहार संभवतः माना जाता है कि बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। और यह सवाल भी पूछा गया है, 45वें बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। इसकी राजधानी पटना है और इसका स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको पता है 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के रूप में गठन की विधिवत घोषणा की गई। आपको यह ध्यान रखना है 1912 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के रूप में घोषणा की गई। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया जाता है? ये 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा बिहार का एक बार और विभाजन होता है जो कि 15 नवंबर 2000 को, जिससे कि झारखंड प्रांत को अलग कर दिया गया। अब जो अस्तित्व है वो बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी 3 बार विभाजन हो चुका है। और हमें जो जानना है वो ये ध्यान रखना है कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायणन इसकी मंजूरी उन्होंने दी थी। अब हमें जो जानना है वो ये जानना है कि पटना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की गई। कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसे भी देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बिहार जम्मू कश्मीर के बनने के बाद 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी इंक्लूड कर दें तो यह 13वां सबसे बड़ा राज्य की श्रेणी में आता है। साथ में जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरे स्थान पर आता है, और यह 2011 की जनगणना के अनुसार यह तीसरे स्थान पर आता है, यह ध्यान रखना। राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय प्रतीक देख लीजिए, राजकीय वृक्ष है पीपल, पुष्प है गेंदा, और राजकीय पशु है गौर या भारतीय बाइसन। राजकीय पक्षी गौरैया है। भौगोलिक परिदृश्य में देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें, 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। दो चीजें देखना। क्षेत्रफल के बारे में बात कर लें, 94,153 वर्ग किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल 1095 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करें नॉर्थ से साउथ तो ये 345 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट की बात कर लें तो ये 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 173 फीट है। स्थिति की बात कर लें, बिहार या पूर्वी भाग का एक राज्य है, यह लैंड लॉक्ड है। इसके बारे में ये जान लीजिए कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है, वो है नेपाल, यानी नेपाल से अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। दक्षिण में है इसके झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार व नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लगती है। कुछ प्रशासनिक परिदृश्य देख लीजिए। फिलहाल राज्यपाल वहाँ के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके पहले ये केरल के राज्यपाल हुआ करते थे। टोटल जिले हैं 38। प्रमंडल ये देख लीजिए, ये प्रमंडल है 9, जिसमें कि पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्ण या मुंगेर और भागलपुर, ये 9 प्रमंडल हैं। टोटल जिलों की संख्या बात कर लें तो ये है 38। इसके अलावा सबसे बड़ा जिला देख लीजिए, सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है पटना। हम लोगों ने 2 बातें देखा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है, और
जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला है वो है पटना। अनुमंडल की बात कर लीजिए, या 101 अनुमंडल हैं। सामुदायिक विकास खंड की बात कर लीजिए, 534 है। पंचायत 8406 हैं। राजस्व ग्राम ये है 45,103। बाकी ये सब जानने का नहीं है। महानगर देख लीजिए, केवल एक महानगर वो है पटना। पुलिस जिले कितने हैं? ये 44 हैं। नगर निगम टोटल है 19, ये ध्यान रखना है। नगर निगम है 19, ये सबके नाम है। ये सभी डेटा जो है ये बिहार स्टेट प्रोफाइल से लिए गए। अगर आपको कुछ क्रॉस वेरीफाई करना है तो वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। प्रशासनिक स्थिति की बात कर लें तो विधानमंडल यहाँ पर द्विसदनीय है, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या है 243, ये ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है 38। इतने जिले भी हैं, याद करने का तरीका है, इतने 38 जिले भी हैं। और अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये है 38। इससे जिलों से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें हैं 2, कटोरिया और मनिहारी। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। लोकसभा सीटों की संख्या ये है 40। ये सवाल पूछा गया था, आई थिंक 61 जो बीपीएससी हुआ था इसमें पूछा गया था, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये 40। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है 6। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 16। पटना सचिवालय का निर्माण 1913 से 17 के बीच में किया गया। पटना सचिवालय के वास्तुकार हैं जोसेफ मुनिंग्स और इसके निर्माण करता है मार्टिन बर्नराइट। इसके अलावा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 3 राज्य जो है बिहार से टच करते हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। झारखंड से कौन कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? तो रोहतास लगता है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले झारखंड से लगते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, 1 रोहतास लगता है, दूसरा कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज के साथ साथ पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश से लगता है। इसकी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 जिले इससे लगते हैं उत्तर प्रदेश से। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज यानी 3 जिले पश्चिम बंगाल से लगते हैं। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो ये है नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यानी नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले किससे लगते हैं? नेपाल से। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ की जलवायु के बारे में बात कर ले, मानसूनी और सबसे लंबी नदी गंगा है, और सबसे गर्म कुंड यहाँ का ब्रह्मकुंड है, और सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है, और सर्व प्रमुख खाद्यान्न यहाँ का क्या है? चावल, राइट। हमने आपसे बात किया था, हम लोग इसको 5 मिनट में कवर कर लेंगे। ये सारी डिटेल आपने 5 मिनट में कवर कर लिए, इसको भी एक बार देख लेना चाहिए था। अब हम लोग जो कवर करेंगे वो है राज्य आधारित समसामयिक घटनाएं। इससे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो कि आपके परीक्षा होगा। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पहला है बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये जान लीजिए सफाई कर्मियों के लिए एक गठन किया गया है, जो कि सफाई कर्मचारियों के ध्यान और स्वास्थ्य और बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। इसमें कुछ खास नहीं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्री के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर देखिएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सस्मृति स्तूप का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें 15 देशों के लोग जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं वे इसके साक्षी रहे हैं, राइट। तो इसका निर्माण या इसका उद्घाटन 29 जुलाई 2025 को वैशाली में हुआ है। तो ध्यान रखना है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये की गई है वैशाली में, ये ध्यान रखना है। और इसमें 550 करोड़ से अधिक की लागत लगी है। हम लोगों ने बात किया 15 देशों से आए हुए बौद्ध भिक्षु इसमें उपस्थित है या इसके साक्षी बने। और यह संग्रहालय पवित्र पुष्करणी तालाब, ये ध्यान रखना, पवित्र पुष्करणी तालाब और पौराणिक मार स्तूप के समीप 72 एकड़ की भूमि पर यह विकसित किया गया। इसमें बस इतना ही जानना है। अब जानते हैं कि गौतम बुद्ध और उनके बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख घटनाओं के रोचक प्रदर्शन किया गया। संग्रहालय में बेसिकली यही होता है। तो बौद्ध धर्म से शिक्षाओं और उनसे संबंधित सभी ज्ञान को वहां पर प्रदर्शित किया गया। परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट हो वो ये है कि इसके संग्रहालय के निर्माण में गुलाबी पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि राजस्थान से मंगाए गए हैं।
विशेष बात यह है कि इसको जोड़ने के लिए किसी प्रकार की कोई चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि 33 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, चुनाव वर्ष में बहुत सारे नए-नए और अच्छे काम होते हैं। बिहार में पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कि पेंशन को 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिए गए और आश्रित जीवन साथी को 10,000 प्रतिमाह दिए जाने की बात की गई। पहले यह 3,000 दिया जाता था। तो इतना जान लेना है कि पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैग रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार की आर्थिक प्रगति का रिपोर्ट कैग द्वारा जारी किया गया। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा और ये याद जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार का जो विकास दर है वो 14.47% है, यानी 14.47% है। ये याद रखना है, 14.47% बिहार का विकास दर है, जो कि भारत में चौथा सबसे ज्यादा विकास दर वाला राज्य है। पहले के 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है असम, उसके बाद से सिक्किम, देन तेलंगाना का स्थान आता है। इसे सीक्वेंस में याद रखना चाहिए कि कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, कि इसकी बिहार का विकास दर 14.47% है, जो कि पूरे भारत में चौथा सबसे बड़ा विकास दर वाला राज्य बना है। इसके पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं? वो है, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, असम, सिक्किम और तेलंगाना। ये 3 पहले राज्य हैं जिनका विकास दर बिहार से ज्यादा है। असम का विकास दर अगर हम बात करें तो 19.10% है, 19.10%। सिक्किम के विकास दर की बात करें 14.67% और तेलंगाना का विकास दर है 14.50%। इसका विकास दर है। आगे देख लीजिए, बिहार के कैग की रिपोर्ट के अनुसार, मैं बता रहा हूं आपको, कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 66,828 रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा, इसके बारे में बस आपको ये जानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार गए थे तो मोतिहारी शहर से उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए की तेज विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो बस ये जान लेना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया था, तो 72,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की उपलब्धियां और इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 17 जुलाई 2025 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 जारी किया गया, जिसमें बिहार के पटना को वाटर प्लस प्रमाणन का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। यानी पटना को वाटर प्लस शहर के रूप में इसे नामित किया गया या प्रमाण दिया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट जो है वो ये है कि गार्बेज फ्री सिटी में पटना और गया को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। गार्बेज फ्री सिटी के रूप में पटना व गया को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। साथ में भागलपुर और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग से नवाजा गया है या दिया गया है। तो 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा फैक्ट परीक्षा के लिए ये जानना है कि राज्य के 100 शहरों को ओडीएफ यानी ओपन डिफेक्शन फ्री का प्रमाणन मिला है या प्रमाण पत्र मिला है। या इसका मतलब ये है कि 100 ऐसे शहर हैं जो ओडीएफ फ्री हैं बिहार में, जबकि गया को वर्ष 2024 में ओडीएफ फ्री प्लस प्लस का दर्जा दिया गया था। यानी ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा गया को पिछले वर्ष दिया गया था। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को प्रथम स्थान प्राप्त है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिहार में इसको प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक है। बिहार राज्य में पटना को प्रथम स्थान प्राप्त है। अगर पूरे देश में बात करें तो ये पटना को 21वां स्थान प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में गया को 27वां स्थान प्राप्त है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में गया को 27वां स्थान प्राप्त है पूरे भारत में। सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों हेतु पटना नगर निगम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया है। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि गार्बेज फ्री सिटी के रूप में पटना और गया को 3 स्टार रेटिंग दिया गया है और पटना को वाटर प्लस की श्रेणी में प्रमाण दिया गया है। ओडीएफ प्लस राज्य के 100 ऐसे शहर हैं जो कि ओडीएफ प्लस शहर की श्रेणी में आते हैं। बाकी आपने देखा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पटना को बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त है, ध्यान रखना है। और पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात करें या भारत में तो इसको 21वां स्थान प्राप्त है। और पटना को
प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में पटना की 2 महिला सफाई कर्मी सुलेखा देवी और मानती देवी ने भाग लिया था। बस ये जान लेना है नाम। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025। देखिए इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्ट हैं, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। ये बताने का नहीं है, ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे क्योंकि सारे के सारे फैक्ट हैं, ये आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे फैक्ट हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप हमने पीडीएफ भी अटैच कर दिया है, चाहे तो वहां से भी आप देख के याद कर, क्योंकि मल्टीपल फैक्ट हैं, ये आने की संभावना कम है। बिहार प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 1200 से कम मतदाता होंगे। बस इसमें यही जानना है। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की व्यवस्था की है। पहले भी आरक्षण था, लेकिन आरक्षण के मापदंड को बदल दिया गया और यह क्षैतिज आरक्षण कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि बिहार राज्य में केवल बिहार निवासी यानी जो बिहार की डोमिसाइल महिलाएं हैं, यानी जिन महिलाओं को डोमिसाइल है बिहार का, उन्हें ही 35% का आरक्षण मिलेगा। इसके पहले ओपन रिजर्वेशन था महिलाओं के लिए, यानी किसी भी राज्य की महिला को सेम रिजर्वेशन था। अब इसको बदलकर केवल बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखना है, 36 आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 35%। यह बिल कब पास हुआ है? 8 जुलाई 2025 को यह बिल पास हुआ है। ये ध्यान रखना है कि 8 जुलाई 2025। अगला फैक्ट है वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं व दिव्यांगों के पेंशन में मासिक वृद्धि की घोषणा की गई है। मैं बार बार बोलता हूं कि चुनाव हर वर्ष होते रहना चाहिए, इससे जो बेनिफिशियरी उन्हें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे देखिए, वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं दिव्यांगों को पेंशन में 700 रुपए मासिक वृद्धि की गई है। ठीक बात है। अब इस वृद्धि के बाद अब लाभार्थी 400 रुपए के बजाय 1100 रुपए का प्रति माह पेंशन प्राप्त होगा। ध्यान रखना है कि 700 रुपए की वृद्धि की गई है और ये 700 से बढ़कर 400 से बढ़कर 1100 मासिक पेंशन कर दिया गया। ये 3 कौन से क्राइटेरिया हैं? तो वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और दिव्यांगों की पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया, यानी 700 की वृद्धि की गई है और यह डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें बस यही जानना है। ये देख लीजिए, बिहार ने ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की बात की है, यानी 100% विद्युतीकरण ब्रॉड गेज को कर दिया गया। और इसके बारे में डिटेल ये भी देख लीजिए। पहले तो आपने ये जाना कि 100% जो है ब्रॉड गेज को विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। रेलवे क्षेत्र में 100% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे ब्रॉड गेज नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया, जिसकी बात हम लोगों ने ऊपर किया। इस कदम का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है ताकि 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बिहार में 57 नए रेलवे प्रोजेक्ट कार्यान्वित किए जाएंगे, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्रीय बजट में राज्य को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। ये भी ध्यान रखना है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। 57 नए रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये ध्यान रखना है। आगे देख लीजिए, बिहार कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको जरूर ध्यान रखना है। कैबिनेट ने 2025-26 में प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इसके निर्णय के अनुसार चना के लिए एमएसपी अब 5650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 5650 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया चना के लिए। सरसों के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया 5950, ये भी ध्यान रखना है। मसूर की दाल के लिए सबसे अधिक एमएसपी यानी 6700 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ये तीनों फैक्ट देख लीजिएगा ताकि ऑप्शन आए तो आप एक बार कर पाएं। चना के लिए है 5650, सरसों के लिए 5950 और मसूर के लिए 6700 रुपए। अगला फैक्ट है, बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें जो जानना है वो ये जानना है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पुल जो है कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा। तो पटना टू राघोपुर
इसको ये कनेक्ट करेगा, जिसकी टोटल लंबाई 9.76 किलोमीटर होगी और यह 3 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में 4.57 किलोमीटर तक का इसका हिस्सा पूरा हो चुका है। इसके बाद आगे 2 पार्ट में इसको आगे के जो हिस्से हैं उसको कंप्लीट किए जाएंगे। इससे क्या सुविधा मिलेगी, तो ये पटना को राघोपुर के बीच में इसके यातायात को आसान बनाएगा, साथ में उत्तरी बिहार व दक्षिणी बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो याद क्या करना है, वो ये याद करना है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ है 9.76, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, 9.76 किलोमीटर, और ये 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 4.57 किलोमीटर का ये पूरा किया जा चुका है। साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के खिलाफ 2 इकाइयों का गठन किया गया है। ये बस एक फैक्ट है, ये परीक्षा के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने शुरू में ही बताया था केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखेंगे, बाकी कुछ ऐसे भी फैक्ट होंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इवन प्री के लिए तो खास तौर पे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, वे मेंस में जरूर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहरहाल जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ज़्यादा इंफेसिस करेंगे और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आपको पढ़ना है और भी डिटेल में तो आपको PDF अटैच कर दिए गए हैं, चाहे तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए परीक्षा के लिए। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर की शुरुआत की गई है। ये 11 जून 2025 को पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया गया है और यह पटना के अशोक राजपथ पर निर्मित है। अशोक राजपथ पर अब तक 3 तरह से ट्रैफिक चलेगा। टियर 1 पटना कॉलेज से BN कॉलेज के मध्य, जो कि 1.45 किलोमीटर होगा। टियर 2 में कारगिल चौक से पटना तक और साइंस कॉलेज होते हुए शताब्दी द्वार तक 2.2 किलोमीटर, और टियर 3 में सड़क शामिल है। बस ये जानना है इसमें। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। 20वां एशिया क्लीन एनर्जी फोरम की बैठक हुई थी। इसका 20वां संस्करण, इसकी बैठक मनीला फिलीपींस में आयोजित की गई थी। इसमें बिहार राज्य को जो एनर्जी में जो प्रगति हुई है, यानी बिजली में जो प्रगति हुई है, उसके लिए बिहार राज्य को बुलाया गया था। यह इसका 20वां संस्करण है। देख लेते हैं इसके बारे में और भी डिटेल जो दिए हुए हैं। देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार को बिजली यानी ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसकी हम लोगों ने बात कर ली है। बिहार की ओर से ये देख लेना किसने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान रखना है। बिहार की ओर से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी SBPDCL के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने इसका प्रतिनिधित्व किया था और राज्य की ऊर्जा उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। तो ये ध्यान रखना है कि SPDCL के निदेशक महेंद्र कुमार ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। बिहार का पहला काला हिरन अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने आपसे शुरू में बोला जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा इंफेसिस किया जाएगा। ये पहला काला हिरन अभ्यारण्य कहाँ पर खोला गया है, ये जानना है कि राज्य का पहला काला हिरन अभ्यारण्य बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बक्सर में इसे काला हिरन अभ्यारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार ने 12 एकड़ भूमि चिन्हित किया है। यह अभी प्रस्तावित है, ध्यान रखना है कि बक्सर में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में जान लीजिए। ये आपको ये अमाउंट आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो जानना है वो ये देख लीजिए कौन कौन से परियोजनाएं शुरू की है। बिहार के काराकट में 48,520 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया, जिसके अंतर्गत क्या गया, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2, जिसमें कि 800 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये ध्यान रखना है कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। पटना मेट्रो में इंद्रधनुषी रंगों से होगी रूट की पहचान। ठीक बात है कि पटना मेट्रो में जो इंद्रधनुष के रंग है, 7 रंग विवग्योर, उससे इनके रूट की पहचान की जाएगी। ये कुछ परीक्षा के लिए खास नहीं है, फिर भी देख लीजिए। पहले फेज में 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कॉरिडोर फर्स्ट में रेड लाइन और कॉरिडोर 2 में ब्लू लाइन को दर्शाया जाएगा। कॉरिडोर 2 के 5 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा पहले शुरू की जाएगी।
जिसमें प्रायोरिटी कॉरिडोर का नाम दिया गया है और जिसकी लंबाई टोटल 6.107 किलोमीटर होगी। बस ये जानना है कि जो मेट्रो शुरू किए जा रहे हैं उसमें पहले फेज में टोटल कितनी लंबाई के मेट्रो ट्रैक बनाई जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.107 किलोमीटर। ठीक है। अगला फैक्ट है ई वोटिंग में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, वो है बिहार। ध्यान रखना है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड फोन पर आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने इस प्रकार की वोटिंग की व्यवस्था की है। इसमें ध्यान यह रखना है कि पहली बार शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि विधानसभा चुनाव में नहीं, बल्कि शहरी निकाय का जो चुनाव हुए थे उसमें पहली बार ई वोटिंग की व्यवस्था की गई है। कभी कभार कंफ्यूजन के लिए पूछ सकता है कि जो ई वोटिंग की व्यवस्था की गई है पहली बार कहाँ पर आजमाया गया, पंचायतों में, नगर निकाय चुनावों में या फिर लोकसभा चुनाव में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, शहरी निकाय चुनाव में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है। यह पहल 8 जून 2025 को होने वाली नगर निगम व शहरी निकाय चुनाव में शुरू किया गया है। इसके लिए ई वोटिंग SECBHR नामक मोबाइल का उपयोग हुआ, जिसमें CDAC और बिहार राज्य चुनाव आयोग ने विकसित किया है। बस इसमें इतना ही जानना है, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। ई वोटिंग में ब्लॉकचेन, लाइवनेस डिटेक्शन, फेस स्कैन व फेस कंपैरिजन जैसी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें छेड़छाड़ की टैपरिंग की व्यवस्था कम होगी, यानी टैपरिंग शून्य के बराबर होगा, यानी टैपरिंग नहीं हो सकती है या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसमें वीवीपैट सुविधा व फुल प्रूफ डिजिटल सुरक्षा के साथ आई। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अब तक केवल एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ई वोटिंग प्रणाली को शुरुआत किया है। तो ध्यान रखना है कि बिहार से पहले एकमात्र देश है एस्टोनिया जिसने इस प्रकार का प्रयोग अपने राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पर किया है। ध्यान रखना है एस्टोनिया। ये देख लीजिए, सबसे बिहार जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बना है SRS की रिपोर्ट के अनुसार। पहले क्या था, जो फाइनल 2011 के डेटा था उसके अनुसार पहले हरियाणा हुआ करता था। बहरहाल जो SRS का रिपोर्ट 2022 आया है उसमें सबसे कम लिंगानुपात बिहार का है, जिसमें इसकी संख्या है 891 प्रति 1000 लड़कों पर 891 है, जो कि 2020 में 964 था। बिहार के बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद से आता है तेलंगाना। इसका सीक्वेंस चाहे तो आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले स्थान पर है बिहार, उसके बाद से महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तेलंगाना। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस याद करना चाहिए। वहीं नागालैंड में सेक्स रेशियो या लिंगानुपात 1068, अरुणाचल प्रदेश में 1036 और लद्दाख में 1027 और मेघालय में 972 है, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ध्यान रखना ये भी। आगे का सवाल है, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मिली नई मंजूरी। ठीक बात है, ये एक नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें कि पटना, आरा और सासाराम शामिल होगा। बिहार को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात। केंद्र सरकार ने बिहार को 2 प्रमुख हाईवे परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसकी कुल लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए है। पहली परियोजना के तहत पटना जिले के रामनगर से कच्ची दरगाह तक 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक बात है। क्या है, 2 प्रमुख हाईवे बनाए जाएंगे। पहला हाईवे कहां से कहां जाएगा, पटना जिले में रामनगर से कच्ची दरगाह तक 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण किए जाने की बात की गई है। यह आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा और पटना रिंग रोड से भी जुड़ेगा। इसकी कनेक्टिविटी पटना रिंग रोड से भी बनाई जाएगी। यह कॉरिडोर NH19 और NH27 को आपस में जोड़ेगा और बिहार के आंतरिक क्षेत्रों जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों से सीधे कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। ठीक बात है। माल ढुलाई और यातायात में दक्षता में सुधार होगा। दूसरी परियोजना के अंतर्गत दोनों परियोजनाओं
को आपको ध्यान रखना है। पहली परियोजना आपने देखा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो रामनगर से कच्ची दरगाह तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत की जाएगी। और दूसरी परियोजना के अंतर्गत किशनगंज जिले के NH27 से लेकर NH237 को जोड़ने के लिए 24.849 किलोमीटर की लंबी 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। यह किशनगंज से लेकर बहादुरगंज तक जाएगा। ये भी फैक्ट देख लीजिए, बिहार में भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की बात की जा रही है। ये अच्छा फैक्ट है, इसे भी याद रखना है। भारत सरकार ने बिहार राज्य के नवादा जिले के राजौली में पूर्वी भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की बात की है। तो ध्यान क्या रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 4 स्टार वाले सवाल हैं। इसका मतलब ये है, सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर बिहार में किस स्थान पर लगाए जाने की बात की गई या कहाँ के लिए मंजूरी दी गई है, तो नवादा जिले के राजौरी में, ठीक है, नवादा जिले के राजौली में इसको स्थापित किए जाने की बात की गई है। यह संयंत्र 2000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाला होगा और इसकी केंद्रीय बजट जो है 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत दी जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना का विकास न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा। ये भी जान लेना है कि ये जो इस परियोजना के लिए जो कौन कौन से कॉर्पोरेशन होंगे, तो ये है NPCIL और NTPC, ये संयुक्त उद्यम के माध्यम से इसका विकास किया जाएगा। तो परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टर बिहार में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो नवादा के राजौली गांव में, और यह 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0, इसमें 2 फैक्ट आपको केवल देखने हैं। पहला फैक्ट तो यह है कि यह बिहार के पटना में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। जानना बस ये है कि बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ऐसे सवाल अगर लोकल में पूछाएगा तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन पटना में किया गया। ये सब केवल इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक विजेता हैं और प्रेरणा की प्रतीक मानी जाती हैं। विजेंद्र सिंह भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज हैं। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्रसिद्ध गोलकीपर हैं। हरेंद्र सिंह ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। शिव केशवन जिन्होंने 6 बार शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये सारे केवल इंफॉर्मेशन। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, शरद कुमार जो कि बिहार से संबंध रखते हैं, ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। बस ये जानना है कि शरद कुमार जो बिहार से संबंध रखते हैं, इन्होंने पैरा ओलंपिक में एक पदक जीता था। बाकी ये सब इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार मैं रिपीट कर चुका इस बात को। गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी हो, उत्तर प्रदेश की झांकी हो, आज तक झांकी से कभी किसी भी PCS में सवाल नहीं पूछे गए। आपको स्पष्ट बता दूं, न UP PCS में कभी पूछा गया है, ना बिहार PCS में बिहार की झांकी से कोई सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन जान लेना जरूरी है, इसलिए देख लेते हैं। बिहार की झांकी 8 वर्षों के अंतराल के बाद कर्तव्य पथ पर भाग लिया और यह झांकी स्वर्णिम भारत और विरासत विषय पर आधारित था। यह ध्यान रखना है कि इसका थीम लाइन था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया जो बिहार की प्राचीन शिक्षा परंपरा और गौरवशाली प्रतीक है। यहाँ भगवान बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में ध्यानस्थ प्रतिमा को भी दर्शाया गया है और ज्ञान व शांति की भूमि के रूप में बिहार को ऐतिहासिक रूप में प्रकट करने की बात करता है। भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित मूल प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है। झांकी में बोधिसत्व को भी विशेष रूप से दर्शाया गया है जो कि ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। यह संपूर्ण प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है बिहार को ज्ञान, मोक्ष व शांति की भूमि के रूप में स्थापित करना और उसकी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मानित किया जाना।
ये इसका मूल उद्देश्य है। तो ये आप केवल इन्फॉर्मेशन के लिए जानेंगे, परीक्षा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखेंगे ये परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसे जान लीजिए। बिहार प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या हेतु एक मापदंड निर्धारित किए गए। इस मापदंड को देख लीजिए। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक और मध्य विद्यालयों जो 6 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में बात करें, अगर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में कम से कम 5 शिक्षक होंगे, जिसमें कि प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, यानी प्रधानाध्यापक भी उसमें इंक्लूडेड है। यानी कम से कम 5 शिक्षक एक प्राथमिक विद्यालय में होने चाहिए। यह मापदंड कक्षा में अगर 1 से लेकर 120 छात्र हैं तो उस स्थिति में कम से कम 5 शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अगर ये छात्रों की संख्या अगर 121 से 150 होता है तो शिक्षकों की संख्या 6 होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक बात है। 150 से अगर ऊपर छात्र हैं किसी भी कक्षा में तो प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अगला कंडीशन, मध्य विद्यालय या कक्षा 6 से 8 तक के कक्षाओं के लिए क्या कंडीशन है, उसमें कम से कम 9 शिक्षक होने चाहिए। प्रधानाचार्य के सहित यानी प्रिंसिपल सहित टोटल 9 शिक्षक होने चाहिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में। छात्र संख्या 1 से 105 तक के लिए निम्नलिखित विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता होगी। गणित व विज्ञान के लिए एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के लिए एक, हिंदी के लिए एक और अंग्रेजी के लिए एक, और आवश्यकता अनुसार उर्दू व संस्कृत के लिए एक शिक्षक। और 105 से अधिक अगर छात्रों की संख्या है तो प्रति 35 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखना है। अन्य कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक शिक्षक के पास एक समर्पित कक्षा कक्ष होना चाहिए और शिक्षक आवश्यकता का आकलन विद्यालयों में उपलब्ध कमरों के आधार पर किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 जनवरी 2025 तक सभी स्कूलों में शिक्षक संख्या जानकारी को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करें। ये आपकी परीक्षा के लिए नहीं है, ये सामान्य जानकारी की बात है। ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन मेन्यू में बदलाव किया गया। इसमें कुछ 5 बिंदु हैं। इसमें क्या देखिए, असर्शन रीजन वाले में ये सवाल पूछ सकता है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पोषण व विविधता पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार ने सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में पीएम पोषण मेनू में बदलाव करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को संतुलित व पोषण आहार उपलब्ध कराना है। प्रोटीन युक्त आहार की प्राथमिकता, नए मेन्यू में सोयाबीन, दाल और मौसमी सब्जियां सम्मिलित की गई हैं ताकि प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। स्वास्थ्य व शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मेन्यू से? इसका उद्देश्य है कि बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए और साथ साथ शैक्षिक प्रदर्शन को भी बढ़ावा देना या बढ़ोतरी करना इसका उद्देश्य है। उपस्थिति दर में वृद्धि का लक्ष्य, ताकि कक्षा में विद्यार्थियों का या छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके, इसका एक उद्देश्य है। राज्यव्यापी क्रियान्वयन, यह संशोधित मेन्यू बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा, जो राज्य सरकार की शिक्षा व पोषण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नया मेनू 15 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। ये देखना है, ये आपके परीक्षा के लिए खास इंपॉर्टेंट है। लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसमें सवाल पूछने का फॉर्मेट ये हो सकता है कि अभी हाल ही में बिहार में दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लखीसराय। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। इस संग्रहालय में लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खुदाई से प्राप्त मूर्तियां, शिलालेख, मृदभांड और बौद्ध स्तूप तथा कीमती पत्थर संरक्षित किए जाएंगे, जो पहले अशोक धाम मंदिर सहित अन्य स्थानों पर रखे गए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके परीक्षा के लिए। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025, इससे सवाल अगर पूछना होगा तो यह पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव बिहार के किस जिले में ये आयोजित किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा दरभंगा। इस प्रकार से ही सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ये
जो हेडलाइन है इसे भी जरूर देख लेना चाहिए। दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव का उद्घाटन किया गया। तो दरभंगा में आयोजित यह 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुआ था। इसमें 3 दिवसीय उत्सव में देश विदेश की 45 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें समापन फिल्म दादा लक्ष्मी रही है, जिसके निर्देशक यशपाल शर्मा हैं। बस इसमें यही जानना है, सवाल पूछेगा तो बस ये ऐसे पूछ सकता है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा दरभंगा। ये देख लेना, बिहटा एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है, यानी बिहटा में एक नए एयरपोर्ट की निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसमें 459 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एयरपोर्ट, ध्यान क्या रखना है कि रूस की सहायता से यह बनाया जा रहा है, यानी रूस की कंपनी द्वारा यह निर्मित किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि इसे वर्ष 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। सवाल क्या पूछ सकता है कि बिहटा में एक एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है, यह किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन हो सकते हैं चीन, अमेरिका, रूस या फिर कनाडा। आंसर हो जाएगा आपका रूस, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। और बिहार सरकार ने इसके निर्माण हेतु 108 एकड़ से अधिक भूमि को आवंटित किया है। नमो भारत रैपिड रेल परियोजना 2025, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी शहर में रैली में संबोधित करते हुए नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है। ये नहीं ध्यान रखना है, ध्यान यह रखना है कि जयनगर से पटना के बीच में यह नमो भारत रेल संचालित होगा। ये बाकी के डिटेल्स आपको नहीं याद रखने, याद रखना है कि यह जयनगर से लेकर पटना के बीच यह नमो भारत रेल रैपिड रेल संचालित होगा, जिसमें कि 16 कोच होंगे, लगभग 2000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा और इसकी स्पीड मानी जा रही है 116 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोसी मेची लिंक परियोजना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बिहार में क्रियान्वित की जाने वाली कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी मिली है। ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसे मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत कोसी व मेची नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये अनुमानित खर्च हमें नहीं देखना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आप नहीं याद कर सकते एक साथ, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लीजिए। यह परियोजना पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के साथ इसे 117.50 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा और कोसी मेची नदियों को जोड़ा जाएगा। कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन में सिंचाई के लिए मोड़ा जाएगा, जिससे कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ के मौसम में 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। बस ये जानना है, कोसी व मेची नदी को जोड़ने का यह प्रयास है और यह प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसे मंजूरी मिली है। आगे पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की गई है, बस ये जानना है, इसमें कुछ खास नहीं है। बस ये हेडलाइन देख लीजिए, बिहार राज्य में विमेंस वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बिहार राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया? क्योंकि बिहार स्पेशल आप पढ़ रहे हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि ये मुजफ्फरपुर जिले में इसका आयोजन किया गया। इसमें ओवरऑल मुजफ्फरपुर की टीम ने ही विमेंस वुशु चैंपियनशिप को जीता है, जिसमें 300 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओवरऑल खिताब में मुजफ्फरपुर टीम ने जीता है। इस चैंपियनशिप में सांडा, ताओलू जैसे वुशु इवेंट्स शामिल किए गए, जो खेल की विविधता व तकनीकिता को दर्शाते हैं। सवाल यह है कि बिहार में राज्य विमेंस वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया मुजफ्फरपुर में, और इसमें जीतने वाली टीम कौन थी? तो ओवरऑल श्रेणी में मुजफ्फरपुर जिले ने इसमें जीत दर्ज की है। अगली बात है 34वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया गया? तो इसमें ये बस ये जानना है कि राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया। 34वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें बिहार
ने 14 पदक जीते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नालंदा जिले में 820.72 करोड़ की लागत वाली 263 विकास परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। बस आपको यही लाइन जानना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जानना है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि 300 साल पुरानी पत्थर कला को जीआई टैग मिला है। ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। फरवरी 2025 में गया बिहार की 300 साल पुरानी पत्थर कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो नीमचक बथानी प्रखंड के पाथर कट्टी गांव की पहचान है, जहां 650 से अधिक कारीगर काले ग्रेनाइट पत्थरों से भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियां बनाते हैं। ये ध्यान रखना है। ये बात याद रखना है कि यह गया जिले में जो वहाँ के कारीगर हैं, लगभग 650 कारीगर, ये काले संगमरमर में भगवान बुद्ध की और महावीर की मूर्तियां बनाने का एक अद्भुत कला है, जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार पाथर कट्टी गांव का नामकरण रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था और यहीं के पत्थरों से गया और प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को भी निर्मित किया गया है। हम आपको बता दें, इसके पहले भी बिहार में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है, जैसे कि जर्दालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग, इन्हें भी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 यह उत्तराखंड में हुआ था। इसे ध्यान रखना है कि यह सवाल डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये उत्तराखंड में किया गया, जिसमें कि बिहार ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे बिहार की महिलाएं खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने लॉन बॉल की ट्रिपल स्पर्धा में 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है। ये ध्यान रखना है। ये कौन कौन लोग हैं? खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने लॉन बॉल की ट्रिपल स्पर्धा में 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये ध्यान रखना है। बिहार ने राष्ट्रीय खेलों में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित टोटल 12 पदक जीतकर तालिका में 29वां स्थान रहा है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 फैक्ट देखे। पहला फैक्ट हम लोगों ने ये देखा कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये उत्तराखंड में किया गया, जिसमें खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति ने लॉन बॉल की ट्रिपल स्पर्धा में 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा फैक्ट है। और तीसरा फैक्ट ये है कि बिहार ने टोटल 12 पदक जीते, जिसमें कि 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के मध्य उत्तराखंड में खेला गया। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। बस ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय खेल में टोटल 35 प्रतियोगिताएं शामिल हुई थी और इसका शुभंकर मौली था। ये खास बात है कि 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन मेघालय में होगा। ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने 3-4 फैक्ट देखे, इसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। ये अब एक एक लाइन के फैक्ट हैं, इसे जरूर ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण घोषणाएं, ये 1 लाइनर फैक्ट हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने हेतु मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। दूसरा फैक्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना होगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित होंगे, जो पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का विकास की योजना है। हम लोगों ने पीछे बात किया था, बिहटा एयरपोर्ट जो बन रहा है या किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रसिया, चाइना, और तीसरा है अमेरिका, और चौथा है कनाडा। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने ऑप्शंस दिए रसिया, चाइना, अमेरिका और कनाडा। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो हम वीडियो के लास्ट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। बिहार के लिए शिक्षा व बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसमें पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त धनराशि और पूर्वोदय योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान
की स्थापना और आईआईटी पटना में छात्रावास समेत आधारभूत संरचना का विस्तार की बात कही गई है। ये देखना है, गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर में समग्र रूप से विकास हेतु काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर समर्थन का आश्वासन दिया गया है। साथ ही नालंदा को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने और उसके विश्वविद्यालय के गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात की गई है। ध्यान रखना है ये बातें, कि गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर में समग्र विकास हेतु जो काशी विश्वनाथ का मंदिर कॉरिडोर बनाया गया, उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करने की बात की गई है। और यहाँ के विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना या उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात की गई है। और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए समर्थन किया गया। जानना है कि शौर्य वेदनाम उत्सव 2025 ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में इसका आयोजन किया गया। सवाल पूछने का तरीका ये होता है कि बिहार में शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया, ये बिहार के किस जिले में इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। ठीक बात है। शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को जनता से जोड़ना और युवाओं को सेना के प्रति प्रेरित करना है। ठीक बात है। उद्घाटनकर्ता बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा की गई है। आपको बताना है कि आरिफ मोहम्मद खान इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे। उत्सव में भारतीय सेना ने 9 वज्रतोप WLR स्वाति T-90 भीष्म टैंक और VMP वाहन का प्रदर्शन किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम लोगों ने बात किया कि शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। बाकी ये भी वायुसेना की कुछ और भी फाइटर प्लेन और बाकी सब चीजों ने इसमें भाग लिया था। ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 85th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बिहार के पटना में किया गया। इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज जान लीजिए कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता ओम बिरला ने की थी और सह मेजबानी बिहार विधानमंडल के अध्यक्ष ने की थी। इसमें यह 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसका एजेंडा था संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद व राज्य विधानमंडल निकायों का योगदान। सम्मेलन में 5 महत्वपूर्ण संकल्प लिए गए। पहला है संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि, मूल्यों के अनुरूप सदन का संचालन, विधायी संस्थाओं में श्रेष्ठ संवाद, जो कि आज अपने निचले स्तर पर है। संविधान @75 पर वर्ष भर अभियान का संकल्प, टेक्नोलॉजी और AI से सेवाएं बेहतर करने का संकल्प। तो ये 5 संकल्प थे, इसे ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की कार्रवाई व दस्तावेज जल्द ही AI की मदद से 22 भाषाओं में उपलब्ध होंगे, इसकी बात कहा गया है। ये हेडिंग आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली हेडिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा दौरा। देखिए, इसमें परीक्षा के लिए आपकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसके स्किप कर देंगे। आपको अगर पढ़ना होगा तो इसके PDF अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार PCS के लिए कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हेडिंग आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, जो कि 5 नवंबर 2024 को उनका दिल्ली में 72 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे हम लोग। और ये बिहार की स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। छठ गीतों की लोकप्रियता और लोक संस्कृति को पहचान दिलाने में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा। शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध लोक गायिका व शास्त्रीय गायिका थी, जिनका सक्रिय गायन कार्यकाल 1980 से लेकर 2024 तक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया था, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने संगीत योगदान के लिए पद्मश्री 1991 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2000 में, पद्म भूषण 2018 में और मरणोपरांत पद्म विभूषण जैसे 2025 में और जैसे राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त हैं। शारदा सिन्हा ने मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 जैसी
बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने गाने भी गाए हैं। शारदा सिन्हा की अनेक छठ गीतों में केलवा के पात पर और उग उगहो सूरज देव विशेष लोकप्रिय हैं। ठीक बात है, बस इतना ही इसमें जानना है कि अगली हेडिंग है बिहार में बाल विवाह रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि बाल विवाह को रोकना और ऐसा बाल विवाह किए जाने पर जो पकड़े जाएं उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS जो 5 के आंकड़े हैं उसके अनुसार बाल विवाह दर के मामले में बिहार का स्थान देश भर में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। यानी सबसे अधिक बाल विवाह कहाँ पर होता है? वो है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर है बिहार। इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया जिससे बाल विवाह को रोका जा सके। और यह सर्वे की रिपोर्ट यह भी बताती है कि राज्य में 40.8% महिलाएं 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले विवाह के बंधन में बंध जाती हैं। ध्यान ये भी रखना है कि बिहार की 40.8% महिलाएं ऐसी हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है। ये देख लीजिए अगला हेडिंग, सेपक टकरा विश्व कप 2025 का उद्घाटन। पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस विश्व कप में कुल 8 देशों ने पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें थाईलैंड 5 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस प्रकार का सेपक टकरा विश्व कप ये नया विश्व कप नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिहार के पटना में आयोजित किया गया और बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो बिहार में आयोजित होने वाली खेल है या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, सेपक टकरा विश्व कप ये पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और इसमें कुल 8 देशों ने पदक अपने नाम किए। थाईलैंड का प्रथम स्थान है। भारतीय टीम ने रेगू श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है, जबकि महिला युगम टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक को अपने हाथ किया है। ठीक बात है। भारत ने कुल 7 पदक, जिसमें कि 1 स्वर्ण पदक है, 1 रजत और 5 कांस्य पदक है, को जीता है और चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये जानना है, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं। और ये इसका 5वां संस्करण है। कौन से खेल का? तो सेपक टकरा महासंघ ने यह खेल का आयोजन कराया था और यह इसका 5वां संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में देख लीजिए। इसका आयोजन पटना के राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर जिलों में आयोजित किया गया और इस खेल का यह 7वां संस्करण है। ठीक बात है। जबकि जिम्नास्टिक्स, शूटिंग और साइकिलिंग की स्पर्धाएं नई दिल्ली में हुई थी। गजसिम्हा को शुभंकर घोषित किया गया। क्या है? गजसिम्हा, इसे शुभंकर घोषित किया गया। और 12 दिवसीय खेलों में 28 खेलों के साथ 27 प्रतिस्पर्धी खेल और एक प्रदर्शन खेल, जिसमें 285 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा हुआ था। इसमें महाराष्ट्र ने 158 पदकों के साथ इसमें पहला स्थान हासिल किया है। हमें जानना है बिहार के बारे में। तो राज्य में बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 36 पदक बिहार ने जीते हैं और इस स्थान से 21वें स्थान से 6 पायदान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर बिहार पहुंच गया है। अब तक का उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। यानी ये देखना है कि मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को दिया गया है। और यह क्यों दिया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इससे सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। नीरा संवर्धन योजना का उद्देश्य पूरे बिहार में चिन्हित किए गए 2 लाख ताड़ के पेड़ों से नीरा का उत्पादन सुनिश्चित करना और बिहार में ताड़े निकालने वालों ताड़ वृक्ष मालिकों को रोजगार व आर्थिक सहायता हेतु 20,000 ताड़ी श्रमिकों को 8 रुपए प्रति लीटर और ताड़ वृक्ष मालिकों को
₹585 प्रति 10 पेड़ तक, अधिकतम ₹5850 डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए जाने की बात की है। तो नीरा संवर्धन के लिए एक योजना है। अब देखेंगे पद्म पुरस्कार जो कि बिहार के लोगों को जो दिया गया, उसे देख लीजिए। बिहार की कौन-कौन से पर्सनैलिटी हैं। शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इन्हें क्या दिया गया? पद्म विभूषण, और इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। बाकी सुशील कुमार मोदी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया पद्म भूषण, ये सार्वजनिक मामलों के लिए। किशोर कुणाल, ये दिया गया पद्मश्री इन्हें सिविल सेवा के लिए। देखिए याद नहीं करना है, बस एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए ताकि अगर ऑप्शन आए तो आप कर पाएं। भीम सिंह भावेश, इन्हें पद्मश्री दिया गया सामाजिक कार्य के रूप में। हेमंत कुमार को पद्मश्री दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। निर्मला देवी को पद्मश्री दिया गया कला के क्षेत्र में। विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज को पद्मश्री दिया गया आध्यात्मवाद के क्षेत्र में, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार में अपंजीकृत मंदिरों व मठों का पंजीकरण किया जाएगा। विराट रामायण मंदिर, ये पूर्वी चंपारण में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि विराट, इसका निर्माण कार्य 2027 तक रामनवमी के दिन हो सकेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, और मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बिहार, यूपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र। बताइए कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। 2 सेकंड का टाइम आपके पास। देखिए इसका आयोजन कर्नाटका में किया गया, राइट। कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जान लीजिए क्या है। देखिए हम बता दें, बिहार सरकार ने कर्नाटका में बिहार की महत्वपूर्ण फसल मखाना और अन्य खाद्य उत्पादों को बाजार में विस्तार करने के उद्देश्य से बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया है। बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। ये ध्यान रखना है कि मखाना महोत्सव का, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य जान लीजिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो बिहार में मखाना उत्पादन होता है उसमें इसको अग्रणी बनाना, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाना, और इससे आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य जान लीजिए। इसका उद्देश्य ये है कि बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना, राइट, और साथ में पूरे भारत में इसके आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है इस मखाना महोत्सव का, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके माध्यम से मखाना को दक्षिण भारतीय बाजारों, विशेषकर तमिलनाडु व केरल में पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक बात है, जिसमें बेंगलुरु को रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में चुना गया। भारत में कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। यह महोत्सव इसके राष्ट्रव्यापी प्रचार व बाजार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपको 3 फैक्ट को याद रखना है। अगला फैक्ट देखेंगे हम लोग, मौर्यकालीन 80 स्तंभों वाले सभा भवन की खुदाई। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पटना के कुम्भरहार स्थित संरक्षित स्थल पर 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभा भवन के लिए एक हिस्से की खुदाई की है, जिसे मौर्य सम्राटों के स्थापत्य कला का एकमात्र जीवित साक्ष्य माना जा रहा है। इसका उद्देश्य है दफन पत्थर स्तंभों की वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करना, राइट। मैग्नीज प्रदूषण से बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले। महावीर कैंसर संस्थान पटना के हालिया अध्ययन में पाया गया कि बिहार के गंगा मैदानी इलाकों में पानी में मौजूद मैग्नीज प्रदूषण कैंसर के बढ़ते मामलों का एक प्रमुख कारण बन रहा है। कैंसर के लिए कई कारण उत्तरदायी पाए गए हैं, जिनमें कि मैग्नीज की विषाक्तता को एक महत्वपूर्ण ट्रेस तत्व के रूप में चिन्हित किया गया, जिससे कार्सिनोजेनेसिस कैंसर निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने बिहार के पटना, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण जिलों में 1146 कैंसर मरीजों के रक्त में इसके नमूने एकत्रित किए हैं या पाए हैं। सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल निर्माण हेतु बिहार सरकार और शंकर आई फाउंडेशन के बीच MOU साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत यह अस्पताल जो है बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा, और यह शंकर आई फाउंडेशन कोयम्बटूर में स्थित है, उसके सहयोग से यह ज्ञापन समझौता साइन किया गया।
यह अस्पताल बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा और इसमें जो पार्टनर है वो शंकर आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। यानी बिहार सरकार और शंकर आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर द्वारा एक समझौता ज्ञापन के बीच MOU साइन हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है महिला कबड्डी विश्व कप, जो कि 1 से 10 जून 2025 के बीच बिहार के राजगीर में प्रस्तावित है। बिहार द्वारा इस टूर्नामेंट की दूसरी मेजबानी होगी। पहला संस्करण 2012 में पटना में आयोजित किया गया था। 4000 वर्ष पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन हेतु प्रस्तुत किया गया था। नोट क्या है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 स्थगित कर दिया गया। स्थगन का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, राइट। जो 1 जून से लेकर 10 जून 2025 को होने वाला था, ये फिलहाल स्थगित। मैथिली को नहीं मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बार बार मांग के बावजूद भी मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को अब तक औपचारिक प्रस्ताव ही नहीं भेजे, राइट। शास्त्रीय दर्जा देने के पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति अनुशंसा करती है, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना द्वारा इसको शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त होता है। आगे देखेंगे हम लोग। बस ये जानना इसमें फैक्ट ये है कि मैथिली को फिलहाल शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। प्रयास किया गया, बावजूद इसके शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 को राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी स्टेडियम में आयोजित टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया। भारत ने फाइनल में चीन को हराकर तीसरा खिताब जीता है और जापान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये एक सामान्य जानकारी देख लीजिए। अडानी समूह की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का शिलान्यास किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने नवादा जिले में बिहार के मुख्यमंत्री ने नवादा जिले के वारिसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नॉट प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीआई टैग हेतु राज्य कृषि विभाग और बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का संयुक्त प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने हेतु इनका संयुक्त प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे। डिटेल देख लीजिए। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार राज्य कृषि विभाग ने कम से कम 54 क्षेत्रीय विशिष्ट उत्पादों के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिलाने के उद्देश्य से पहल की है। ये 54 कौन कौन से उत्पाद हैं, जिसमें कि देखिए लिट्टी चोखा, रोहतास का सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर, पटना का सिंघाड़ा और दीघा का मालदा आम जैसे 5 प्रमुख उत्पादों पर अनुसंधान कार्य पहले से ही उन्नत अवस्था में है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के 2 शिक्षकों सिकंदर कुमार सुमन, जो कैमूर जिले के तराहनी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, और दूसरा डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, जो मधुबनी जिले की शिव गंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल के शिक्षिका हैं, का चयन किया गया। 2 नाम कौन कौन से हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया? पहले हैं सिकंदर कुमार सुमन और दूसरी हैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। ये ध्यान रखना है कि खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर में किया गया। आपकी परीक्षा के लिए बस इतना ही जानना है, नहीं तो आप हजारों फैक्ट देखते रह जाएंगे और परीक्षा में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस उन्हीं को देखिए। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है और ये कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर बहुत स्पेसिफिक बात करें तो पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कथवलिया में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था। बिहार के 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पहले हैं मधुबनी के धीरज कुमार पांडे, उनकी संस्कृत पुस्तक परिभाषा शब्द स्वारस्यम यानी वेदांत परिभाषा संदर्भ में है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। दूसरा है मधुबनी जिले की मुन्नी कामत, जो फूलपरास के सूर्यायाही गांव से हैं, जो मैथिली बाल और कथा संग्रह चुक्का के लिए इन्हें साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेहा झा मणि, जो मैथिली कविता संग्रह बनारस आ हम
ये इनकी कविता संग्रह जिसका नाम है बनारस आ हम साहित्य के लिए इन्हें युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान देना, भारत का 81वां और 82वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो नागी व नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है। ये दोनों स्थल मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन से? तो नागी और नकटी दो पक्षी अभ्यारण्य हैं जिन्हें 81वां और 82वां रामसर स्थल के रूप में इन्हें घोषित किया गया और ये बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। ये जान लेना है। नागी पक्षी अभ्यारण्य भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया और नकटी ये 82वें रामसर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया है और दोनों की दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। नागी व नकटी के जुड़ने से अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। ये ध्यान रखना है कि अब तक टोटल 3 रामसर स्थल हैं बिहार में। पहला रामसर स्थल बेगूसराय जिले में कांवर झील है, ठीक बात है, ये भी ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की स्मृति में बना बापू टावर, बस इतना ही जानना है इसमें और कुछ नहीं जानना है। ये जान लेना, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया, जिसके अंतर्गत भारत में बहुआयामी गरीबी 29% से घटकर फिलहाल 2022-23 में 11.28% रह गई है। ये ध्यान रखना है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए या गरीबी से बाहर आ गए हैं। ये डेटा है और यह भारत में शीर्ष स्थान है उत्तर प्रदेश का, जिसने सबसे अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, जिसकी संख्या 5.94 करोड़, जबकि बिहार से 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश से 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः हैं, ठीक बात है, ये ध्यान रखना। पहला स्थान पर कौन है? यूपी, जिसने सबसे ज्यादा गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ा है, राइट, यानी गरीबी से उन्हें बाहर निकाला। दूसरा है बिहार और तीसरा है एमपी। इसे सीक्वेंस में देख लेना है। इस अवधि में एमपीआई के सभी 12 संकेतकों को समाहित किया गया है और यह भी यह रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2030 से पहले भारत सतत विकास लक्ष्य SDG 1.2 प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन तीनों आयामों पर समान रूप से महत्व देते हुए गरीबी को मापता है। इन तीनों आयामों में कुल 12 संकेतकों को शामिल किया गया। तो हमें यह जान लेना है कि 2030 से पहले ही SDG का जो लक्ष्य है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये जानना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसमें जो खास है वो ये है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और एक सप्ताह यह चला था खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक खेल, जिसमें 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया। इस आयोजन में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। तमिलनाडु ने दूसरा और उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कुल 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ बिहार में कुल पदकों की संख्या कितनी है? तो ये है 10 और यह 14वें स्थान पर है। सो ये समसामयिक घटना से जो भी फैक्ट थे उसको हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग अन्य समसामयिक घटनाओं को, जो कि वन लाइनर है, इससे हम लोग जो केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें कल देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड हाफ के लिए हम लोग कल, इसके बाद हम लोग अन्य समसामयिक घटनाएं हैं उसको हम लोग देखेंगे, जिससे कि हम लोग का फर्स्ट हाफ पूरे किताब का कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड हाफ हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।